नमो नमः विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं? हिंदी में और संस्कृत में ये दोनों में आपके समास आते हैं परीक्षा में। समास की परिभाषा क्या है? सम समनम इति समासः। समास किसे कहते हैं? अगर 1 नंबर का प्रश्न आया तो सम समनम इति समासः, उसके सामने लिखा रहेगा समास। समास के भेद कितने होते हैं? 6। सामान्यतः 6 भेद होते हैं, संस्कृत में 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं अनेक व्याकरणों के माध्यम से। 6 समास कौन कौन से हैं? पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवा है आपका द्वंद्व समास। और इसमें तत्पुरुष के 2 भेद हो जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है तत्पुरुष के 2 भेद कौन से हैं, तो कर्मधारय और द्विगु समास किसका भेद है? तत्पुरुष समास का ही भेद है। अब हम आते हैं यहाँ पर सबसे पहला अव्ययभाव समास, जिसके उदाहरणों के माध्यम से अपन समझेंगे। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययभाव समास से तात्पर्य है वह पहला पद जिसमें पहला पद क्या हो? अव्यय होता है, और पहला पद अव्यय होने के कारण से इसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययभाव समास कहा जाता है। और जैसे कि 22 उपसर्ग हैं, अव्यय हैं, वो सारे के सारे अव्यय के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण यथाशक्ति, क्या उदाहरण दिया है? यथाशक्ति। ये आपका प्रश्न आया, यथाशक्ति का समास विग्रह करिए। तो इसका आपको जो शक्ति शब्द लिखा है उसको पहले लिखना है, और शक्ति में लगाना है द्वितीय विभक्ति। क्या लगाना है? द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति लगाना है शक्ति शब्द में, शक्तिम, और पीछे लिखना है अनतिक्रम। क्या लिखना है? अनतिक्रम। अनतिक्रम का मतलब होता है यथा। तो विग्रह क्या हुआ? संधि में क्या होता है? बीच में प्लस लगाते हैं, ठीक है। वर्णनाम मेलनम संधि, तो 2 वर्णों का मेल हो रहा है, यहाँ 2 शब्दों का मेल हो रहा है, इसलिए उसको समास कहा। 2 या 2 से अधिक शब्दों का भी मेल समास कहलाता है। तो यथा का परिवर्तन होगा अनतिक्रम, और द्वितीय व्यक्ति लग जाएगा शक्ति में, शक्तिम अनतिक्रम। ऐसे ही हम अपने नाम में जोड़ के देखें, यथा भक्ति लिख के देखें तो भक्ति क्या हो जाएगा? भक्तिम अनतिक्रम। भक्तिम अनतिक्रम ही बन जाएगा। तो समझ में आया? जैसे आप बोलेंगे यथा अजय, तो अजयम अनतिक्रम, यथा सौरभम, सौरभम अनतिक्रम। तो अनतिक्रम परिवर्तित होता है यथा का। दूसरा उदाहरण देखते हैं, निर्दोषः। कौन सा उपसर्ग लगा है? निरुपसर्ग लगा है। तो जहां उपसर्ग है वो भी अव्यय कहलाएगा। तो पहला पद अव्यय होने के कारण से निर का अर्थ होता है अभाव, और दोष में लग जाएगी षष्ठी व्यक्ति, तो दोषाणाम। अब यहाँ हमने नाको ना करने वाली व्यंजन संधि देखी थी कि जहाँ षटकोण वाला शा बीच में होता है तो वहाँ नाको ना हो जाता है, तो दोषाणाम अभावा। और अनुस्वार व्यंजन संधि भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो पीछे स्वर है, इसलिए महलंत लिख सकते हैं। तो दोषाणाम अभावा, तो निर का क्या परिवर्तित होता है? अभाव। और जो पीछे शब्द लिखा है उसमें कौन सी व्यक्ति लग जाएगी? षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन प्रयोग होगा। निर्दोष, निर्द्वंद्व, द्वंद्वा नाम अभावा, द्वंद्व का अभाव। निर्मल या निर्जल लिखते हैं अपन, निर्जल पढ़ा होगा आपने, निर्जलहा, तो निर्जल का क्या हो जाएगा? जला नाम अभावा, जला नाम अभावा, जल का अभाव। अब निर आपके नाम में लगा करके देख लीजिए, निर लक्ष्मी, तो लक्ष्मी नाम अभावा। निर कक्षा, कक्षा नाम अभावा। निर्माण, माणा नाम अभावा। निर्विकल्प, विकल्पा नाम अभावा। तो ये निर उपसर्ग का सूचक क्या है? अभाव अर्थ में प्रयोग होता है। तो पीछे हमें अभाव लिखना है, आगे षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन प्रयोग करना है। तीसरा उदाहरण हम इसका देखते हैं, उपगंगम। अव्ययभाव समास में ये फेमस उदाहरण है, ये ही परीक्षा में बार बार आते हैं। तो अब यहाँ गंगा शब्द लिखा है, तो गंगा शब्द की षष्ठी व्यक्ति क्या होती है? गंगायाः। स्त्रीलिंग शब्द है गंगा, तो जैसे बालिकाया, लताया, ऐसे गंगाया। और उप का बनता है समीप। उप का क्या अर्थ होता है? समीप अर्थ में। तो उपगंगा का हो जाएगा गंगाया समीपम। क्या बन जाएगा? गंगाया समीपम, ठीक है। उपन्यास, तो क्या हो जाएगा? न्यासस्य समीपम। उपयोग, योगस्य समीपम। तो उप का क्या करना है? हमें समीप अर्थ में प्रयोग करना है, तो उप का परिवर्तित हो जाता है समीप। फिर से यथा का क्या परिवर्तित होता है? अनितिक्रम। निर का अभाव, उप का समीप, ठीक है। आगे और कौन कौन से उपसर्गों से बनते हैं, इनको मैं मिटा रहा हूँ।
नोट करते जाइए सब अपनी कॉपी में। इसके बाद आता है अनु। एक अनु उपसर्ग पूर्वक भी उदाहरण आता है अनुरूपम। तो अनुरूप का हो जाएगा रूपस्य, षष्ठी व्यक्ति एक वचन का प्रयोग होगा योग्यम। अनु का क्या परिवर्तन होगा? योग्यम। अनु का परिवर्तित होता है योग्यम, तो रूपस्य योग्यम। अनुयोग, अनुयोग शब्द आया तो योगस्य योग्यम। अनुभव तो क्या हो जाएगा? भवस्य योग्यम। परिवर्तित क्या हो रहा है अव्ययी भाव समास में, ये याद रखना पड़ेगा। याद किए बिना, इसके बिना नहीं होगा। अब एक उपसर्ग आता है जो परीक्षा में बार बार प्रयोग में लिया जाता है, प्रत्येकम। प्रत्येकम, इसमें संधि कौन सी है? प्रत्येकम में या के आगे आधा व्यंजन दिख रहा है तो यण संधि भी है, और उपसर्ग कौन सा लगा है? प्रति उपसर्ग लगा है। कई बार परीक्षा में शब्द दिए जाते हैं तो उपसर्ग भी पूछे जाते हैं, तो प्रा उपसर्ग नहीं है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। तो संधि विच्छेद क्या है? इसका विग्रह क्या होगा? प्रति का क्या हो जाएगा? एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति, या इति भी लिख सकते हैं अपन, इति या प्रति। मतलब जो पीछे शब्द जुड़ा है उसको हमें दो बार लिखना है, पहले उसमें द्वितीय व्यक्ति का चिन्ह लगाना है और पीछे लिखना है इति प्रति। जैसे प्रतिदिन लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? बोलिए। प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम, अब यहाँ बिंदी लगी क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? व्यंजन। दिनम दिनम प्रति या इति। अगर पीछे व्यंजन है तो बिंदी अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार संधि में हमने समझा था। प्रति वर्षम तो क्या आएगा? वर्षम वर्षम इति प्रति। ठीक है। एक और उदाहरण, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग हो जाता है कई बार प्रत्यक्ष शब्द आ जाता है। अब इसमें प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने। प्रत्यक्ष का क्या अर्थ होता है? सामने। अब प्रत्यक्ष जो सामने होगा उसमें हम सीधा द्विवचन का प्रयोग करेंगे, अक्षणों प्रति। इसमें भी प्रति उपसर्ग लगा है, लेकिन अक्षणों मतलब देखना, आंखों से देखना। तो अक्ष मतलब क्या होता है? आंखें। तो अक्ष मतलब दोनों आंखें, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे, षष्ठी द्विवचन। तो अक्षणों प्रति। और परोक्षम आया तो परोक्षम का क्या हो जाएगा? अक्षणों परम। तो इस प्रकार से ये आज हमने अव्ययी भाव समास को समझा है। अगली वीडियो में हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थी। इस वीडियो को अपने विद्यार्थियों, सहपाठियों तक पहुंचा दें, जिससे उनको आने वाली वीडियो में लाभ मिले। और डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी हम लिंक भेज रहे हैं, जो कल हमने संधि पढ़ी थी आगे, और आगे हम जो वीडियो देखेंगे उसको आप शेयर करिए। धन्यवाद।